हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग अपना रैपिड एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पर एसएसटी के कुछ चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर टेस्ट कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना। सेशन छोटा हो सकता है लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन या फिर यूँ कहें कि सभी क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो इस नज़र से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो ये सीटेट, केवीएस, एनवीएस या DSSB जैसे या उसके अलावा हर तरह के स्टेट जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो इस सेशन की खास बात यह है कि ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है और ये रोज़ होने वाले टेस्ट हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि आज टेस्ट 1 में हम लोग चैप्टर 1 यहाँ पर कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग रोज़ एक चैप्टर के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के रूप में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने चैप्टर को हम लोग यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है BCE का तात्पर्य क्या है। तो आप सभी लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने BCE का मतलब सुना ही होगा, BCE कभी न कभी, और इसका मतलब भी शायद सबको पता होगा। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन है बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर सीजर एरा। तो BCE का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक स्क्रिप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ दिया गया है। ये स्क्रीनशॉट जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है, यानी कि ये ऑथेंटिक है। तो यहाँ इतिहास और तिथियों के बारे में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि कभी कभी AD की जगह BC का यूज़ किया जाता है। तो AD और BC के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। तो कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग किया जाता है। तो BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और BCE का प्रयोग होता है, BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। तो उसी स्टेटमेंट के जरिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि BCE का फुल फॉर्म क्या होगा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा का मतलब क्या, कॉमन एरा यानी कि 0, ठीक है। सन 0 को कॉमन एरा कहा गया है। तो ये बिफोर कॉमन एरा और इसके बाद का जो एरा है उसको कॉमन एरा नाम दिया गया है, यानी कि सन 1, 2, 3, सन 3, सन 2012 और इसके अलावा सन 2020 जो है ये सभी हमारे कॉमन एरा के अंडर आएंगे। तो BCE का मतलब होता है सन 0 से पहले के जो भी एरा रहे हैं उसको BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा नाम दिया गया है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 2012 को निम्न में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो 2012 को किस तरह से लिखा जा सकता है, आपके ऑप्शन है AD 2012, AP 2012, BC 2012 या फिर EC 2012। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं खुद की नॉलेज जांचने के लिए। तो इसी स्टेटमेंट को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है BC, ठीक है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के ईसा मसीह की जन्म से पहले के हिस्से को BC कहा जाता है और उसके बाद के हिस्से को AD कहा जाता है, यानी एनो डोमिनी। तो ये जो हमारा 2012 यानी कि सन 2012 की बात है, ये AD 2012 के अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो सन 2012 को क्या कहा जा सकता है, AD 2012, AD 2012 कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्न 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए, 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 2 यहाँ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं उनको क्या क्या दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है, यानी कि पांडुलिपि जो है वो ताड़पत्र यानी कि भुर्ज नामक जो एक वृक्ष होती है उसकी छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है पांडुलिपियां। और अभिलेख किस पर लिखे जाते हैं, पत्थर या फिर धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, यानी उकेरे जाते हैं। तो क्या ये दोनों कथनें सत्य हैं। तो आपके जैसे कि यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 गलत और 2 सही है, 1 और 2 दोनों गलत है, या फिर 1 सही और 2 गलत है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो आइए यहाँ पर एक और स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है।
तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी जो है एनसीईआरटी से लिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है आपके लिए। तो एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और अगर इस चैप्टर की फुल डिटेल वीडियो आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, क्योंकि इसकी क्लास पहले हो चुकी है। तो आप लोग वहाँ से इसकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट अच्छी तरह से चैप्टर 1 का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि ताड़पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का एक पृष्ठ यहाँ दिया हुआ है। यानी कि यहाँ दिया हुआ है कि भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यानी यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पांडुलिपि किस में लिखी जाती थी? भुर्ज पेड़ की छाल से बनी, भुर्ज पेड़ की जो छाल है उससे बनाकर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। तो यहाँ हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होता है? पहला स्टेटमेंट हमारा सही होता है। अब दूसरे स्टेटमेंट के लिए भी यहाँ एनसीईआरटी की एक कटिंग हम लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर अभिलेखों के बारे में दिया गया है कि ऐसे लेख पत्थर पर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी कि अभिलेख क्या होते हैं? पत्थर या फिर कोई कठोर मजबूत सतह पर उकेरे जाते थे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही साबित होता है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्षों पहले गाँवों में रहना आरंभ किया था। निम्न में से वे क्षेत्र कौन से हैं? यानी कि किस क्षेत्र में मनुष्य ने 8000 वर्ष पहले रहना आरंभ किया था? तो क्या वो नर्मदा के आसपास के क्षेत्र हैं? क्या वो सुलेमान तथा कीर्थर की पहाड़ियाँ हैं? क्या वे गंगा तथा यमुना द्वाब हैं? या फिर क्या वे दक्कन तथा कोंकण हैं? तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर देकर जांच सकते हैं। तो इसके बारे में भी एक स्टेटमेंट है, आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि सुलेमान तथा कीर्थर की पहाड़ियों को पता लगाओ। ठीक है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो फसल कब उपजाएंगे? जब वहाँ रहना स्टार्ट करेंगे, जब वहाँ रहेंगे। ठीक है, यानी कि आरंभिक फसल वहाँ उपजाना आरंभ किया। तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व किसके बारे में बोला गया है? सुलेमान तथा कीर्थर की पहाड़ियों के बारे में। यानी कि ये जो 8000 वर्ष पहले की बात है वो सुलेमान तथा कीर्थर की पहाड़ियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाता है? आंसर बी। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं कि निम्न का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए हुए हैं और उनकी विशेषताएं दी हुई हैं, इनका मिलान करना है। तो पहले नर्मदा घाटी, फिर वज्जी, गारो की पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंधु और उसके सहायक नदियाँ। और विशेषताओं में क्या क्या दिए गए हैं? आरंभिक गणतंत्र, आखेट और संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, ठीक है, प्रथम नगर और आरंभिक कृषि। तो इन जगहों में से क्या क्या विशेषताएं इनसे मिलती हैं और इनके सही जवाब क्या होंगे? तो आइए हम लोग कुछ यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, यहाँ सिंधु और इसकी सहायक नदियों को पता लगा, जिसमें सहायक नदी उन्हें कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो आरंभिक नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ हमारा एक स्टेटमेंट यहाँ से मिल जाता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ क्या है? प्रथम नगर। ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ क्या हो जाएगा? प्रथम नगर, यानी कि आरंभिक नगर, जैसे कि हम लोगों ने स्टेटमेंट में देखा। ठीक है, और यहीं पर एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है, गंगा व इसकी नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट, एक सही जोड़ी यहाँ पर है कि गंगा घाटी जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। ठीक है, गंगा यानी कि 25 वर्ष पूर्व के जो शहर है वो गंगा के आसपास बसे होंगे। तो आप चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके अपना जवाब यहाँ पर दे सकते हैं, खुद का ज्ञान जो है नॉलेज चेक करने के लिए। तो चलिए मैं इसका जवाब यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले है नर्मदा घाटी। ठीक है, तो नर्मदा घाटी का सही मिलान हो जाएगा आखेट तथा संग्रहण, यानी कि नर्मदा की घाटियों में ही शुरुआती दौर में आखेट और संग्रहण का कार्य किया जाता था। ठीक है, उसके बाद है वज्जी का सही मिलान हो जाएगा आरंभिक गणतंत्र। आप लोगों ने एनसीईआरटी में 16 महाजनपदों के बारे में तो सुना ही होगा। तो ये जो वज्जी जो महाजनपद है वो 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, तो वज्जी जो है एक ऐसा महाजनपद था जहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो आरंभिक गणतंत्र क्या हो जाएगा? वज्जी। अब है गारो की पहाड़ियाँ। तो गारो की पहाड़ियाँ का सही मिलान हो जाएगा आरंभिक कृषि। ठीक है, यानी कि गारो की पहाड़ियाँ भी आप लोगों ने सुना होगा, जो पूर्वोत्तर का जो एक क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र मेघालय उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ आप लोगों ने
गारो, खासी और जयंतिया नाम की पहाड़ियों के बारे में सुना होगा, तो उसी जगह के बारे में, उसी जगह से संबंधित है ये। तो गारो की पहाड़ियों में ही आरंभिक कृषि किया जाता था। अब उसके बाद है गंगा की घाटी। तो इससे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट में देखा कि गंगा की घाटी जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर वहाँ पर बसे होंगे, यानी गंगा की घाटियों में ही लगभग 2500 वर्ष पूर्व शहर बसे थे। अब है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास प्रथम नगर बसे थे। ठीक है, प्रथम नगर का बसावट सिंधु और उसके आसपास के नदियों के आसपास हुआ था। तो ये थे, इसकी सही जोड़ी ये थी। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल दिए गए हैं, इनको आप ये जो टेलीग्राम कॉन्टैक्ट है उसको बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है चालाकी स्टडी के नाम से, उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसमें समय समय पर जो है इम्पोर्टेंट नोट्स पीडीएफ के रूप में वहाँ पर डाले जाते हैं और आपकी सीडीपी के नोट्स भी वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हैंडमेड नोट्स जो हैं वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे और भी समय समय पर जो अपडेट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा आप अगर चाहें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने पर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। जो टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम चैट नाम से आप सर्च करिएगा तो टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप आपको मिल जाएगा। आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने पर आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और ये मेरा चालाकी स्टडी नाम से, ठीक है, चालाकी स्टडी नाम से ही ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।